नमस्कार। आज हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में। अभी तक हमने जो बात करी है वो शनि, राहु, केतु और मंगल और लास्ट वीडियो में सूर्य के बारे में बात करी थी। तो यहाँ पर 9 प्लैनेट के बारे में बात करने का पर्पस क्या है वो आपको क्लियर किया था कि हम अपनी लगन कुंडली के अकॉर्डिंग अपने 9 के 9 प्लैनेट को कैसे ठीक रख सकें। क्यों ठीक रखना जरूरी है? क्योंकि अगर ये बाय डिफॉल्ट कुंडली में खराब हुए तो अपनी दशा, अंतरदशा, गोचर वर्षफल में जब भी खराब स्थिति में आएंगे तो परेशानी ही देंगे। तो जब परेशानी ज़्यादा आ जाती है तो हमें समझ में नहीं आता है कि जीवन में करना क्या है। फिर हम इधर उधर भागते हैं, चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, मगर चीज़ें एकदम ठीक होती नहीं हैं। कुछ रेमेडीज़ हमें ग्रेजुअली लगातार करनी होती हैं अकॉर्डिंग टू बर्थ चार्ट। अगर ये बात समय रहते समझ में आ जाए तो हम अपने खराब प्लैनेट को भी ग्रेजुअली ठीक कर सकते हैं। चंद्रमा का आज का हमने टाइटल लिखा था कि अगर ये कुंडली में ठीक है तो सब अच्छा। बाकी अगर कुंडली में चीज़ें बहुत खराब भी हों मगर चंद्रमा ठीक है तो जातक जीवन के अंदर सभी परेशानियों को ईजिली फेस करने की ताकत रखता है। उसके अंदर पेशेंस लेवल अच्छा होता है। मगर यही चंद्रमा अगर कुंडली में खराब हो तो ऐसे जातक जीवन में सब कुछ होते हुए भी सब कुछ होना बेकार सा व्यतीत होता है, क्योंकि चंद्रमा जीवन में खुशी का कारक है। तो बेसिकली जैसे शनि दुख का कारक है, ऐसे चंद्रमा खुशी का कारक है। लिक्विड कैश जो हमारे पास हमारे पॉकेट में पैसा रहता है, डेली हम जो अर्निंग करते हैं, दैट इज मून। पीस ऑफ माइंड भी हमारा चंद्रमा ही है। तो यानी कि अगर व्यक्ति मन से हमेशा दुखी परेशान रहेगा तो सब कुछ होते हुए भी सब कुछ होना बेकार है। और कुछ लोग कुछ नहीं होते हुए भी जीवन में खुश रहते हैं। तो जो व्यक्ति जीवन में खुश है वही सबसे बड़ा सुखी व्यक्ति है आज के समय में। और सुख का जो देवता है वो भी चंद्रमा ही है। तो कुंडली के अंदर चंद्रमा को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। मगर चंद्रमा बड़ी जल्दी पीड़ित भी हो जाते हैं, खराब भी हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक हैं और मन में छोटी सी बात चुभ जाती है। तो यहाँ पर चंद्रमा को कुंडली में ठीक रखना क्यों जरूरी है, कैसे जरूरी है, उसकी बात करेंगे। साथ ही आने वाले जो वीडियोस हैं उसके अंदर हम 2 प्लैनेट के कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। और 2 प्लैनेट के लेकर जो हम बात करेंगे वो बिल्कुल ही नए तरीके से करेंगे। आप में से जितने भी लोग चाहे ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं या प्रोफेशनली करते हैं या सीख रहे हैं, जैसे भी कुछ है, तो यहाँ पर उनको हमेशा कन्फ्यूजन क्या रहता है कि किसी की कुंडली के अंदर 2 प्लैनेट एक साथ बैठे हैं तो उनके रिजल्ट क्या मिलेंगे। मगर 2 प्लैनेट कुंडली में जब एक साथ बैठे होंगे उनके नए तरीके से क्या क्या रिजल्ट मिलेंगे, जिसको आप प्रमाण के साथ चेक करेंगे अपनी कुंडली में, अपनी फैमिलीज की कुंडली के अंदर उन रूल को अप्लाई करेंगे। और जैसे लेट फॉर एग्जांपल जुपिटर और राहु कुंडली में कहीं भी प्लेस्ड हों या किसी तरह से कनेक्ट हो रहे हों, कनेक्ट कैसे होंगे उसकी बात करेंगे। और एक साथ बैठे हों तो उस कंडीशन में भी, ऐसे में जिस भी स्थान में बैठे होंगे वहां पे इनडायरेक्टली आप मरकरी को कंसीडर करेंगे और उसके रिजल्ट को अपने चार्ट पर अप्लाई करके चेक करेंगे। लेट फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए किसी की कुंडली में आपका बृहस्पति और राहु का कॉम्बिनेशन फर्स्ट हाउस में है। तो यहाँ पर आपने बृहस्पति के राहु के कॉम्बिनेशन को कैसे रीड करना है, साथ ही उसकी रेमेडीज कैसे करनी है। और इसके अलावा वहाँ पर हमने साइलेंटली मरकरी को काउंट करना है। यानी कि आपने ये मान के चलना है कि बृहस्पति राहु को एक बार को साइड से हटा देते हैं, अगर फर्स्ट हाउस में बैठे हैं या किसी भी हाउस में बैठे हैं, वहाँ पर मरकरी को प्लेस करके फिर उसके प्रेडिक्शन को चेक करना है। तो मरकरी फर्स्ट हाउस के वीडियो आप प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके मरकरी फर्स्ट हाउस की प्रेडिक्शन को समझिएगा कि किस कंडीशन में क्या रिजल्ट मिलते हैं। वो सारी बातें आपको अपने चार्ट पर मैच करती दिखाई देंगी। तो ये आपको नहीं पता, तो यहाँ पर इन कॉम्बिनेशन के बेस्ट रिजल्ट देने के लिए और ख़राब रिजल्ट को अवॉइड करने के लिए कुछ काम क्या करने हैं आजीवन, उन बातों को समझना जरूरी है। तो उसी सीरीज में हमने 9 प्लैनेट की स्टार्ट करी, इसमें से 4 या 5 के बारे में बात कर चुके हैं, बाकी की बात
आगे आने वाली 2-3 वीडियो में जाके कंप्लीट हो जाएगी। तो हमने नो के नो प्लैनेट जो है उनकी बेसिक, यानी कि अभी हम बात कर रहे हैं कि लगन कुंडली को कैसे ठीक किया जाए। लगन कुंडली को जब तक आप ठीक नहीं करेंगे तब तक आप भविष्य के अंदर होने वाली परेशानियों को नहीं रोक सकते, क्योंकि वर्षफल तो ये तय करता है कि ये साल कैसा जाएगा, इस साल को कैसे बैलेंस रखना है। तो वर्षफल की अपनी इंपॉर्टेंस है। वर्षफल की भी आने में वाली वीडियो में बात करेंगे। वर्षफल की जब बात करेंगे देन यू विल सरप्राइज कि इस तरीके से भी क्या प्रेडिक्शन दी जा सकती है, और एवरीथिंग विल बी हैपन पर्टिकुलर दिस ईयर, जिस ईयर में जो कुछ भी बताया जाएगा। तो आप इजिली अपने उस वर्षफल के टॉपिक को समझ के आने वाले 10 सालों को कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस साल में मकान खरीदूंगा, किस साल में गाड़ी खरीदूंगा, किस साल विवाह होगा, किस साल क्या काम होंगे, किस साल खर्चे होंगे, किस चीज पे होंगे, एग्जैक्टली उन सब चीजों को, एक्सीडेंट वगैरह वगैरह एवरीथिंग। दैट इज वेरी वेरी अमेजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ वर्षफल। तो काफी अच्छा है, उसकी बात करेंगे। साथ ही अभी हम जो रेमेडीज की बात कर रहे हैं वो 1 या 2 प्रिकॉशन रेमेडी की बात कर रहे हैं जो ज्यादा जरूरी है। यानी आपका प्लेनेट किसी हाउस में बाय डिफॉल्ट लगन कुंडली में जहां भी बैठा है तो उसको हम अच्छा या खराब को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। लेट फॉर एग्जाम्पल किसी का चंद्रमा फर्स्ट हाउस में है, तो आपने पढ़ा होगा कि चंद्रमा फर्स्ट हाउस दैट इज एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया होता है, ये है वो है। मगर आप देखेंगे कि रिजल्ट यहाँ पर उल्टे मिल रहे हैं, बच्चे का मन पढ़ाई में लग नहीं रहा है, क्योंकि चंद्रमा का सीधा सा कनेक्शन है एजुकेशन से और मन विचलित रहता है। तो उसके पीछे के कारण क्या है, तो बहुत सारे ग्रामर के रूल होते हैं। जैसे केतु किसी का सेकंड नंबर साइन में हो या सेकंड हाउस में हो, तो यहाँ पर कुंडली में शुक्र को अच्छा करेगा और चंद्रमा को खराब करेगा। तो जब तक ये रूल भी हमें याद, हालांकि ये सारे रूल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मगर सब लोगों को क्या है, थोड़ा सा जल्दी रहती है, कुछ सीखना समझना नहीं चाहता है। तो यहाँ पर अभी जो हमने बात स्टार्ट करी अब वो रूल कैसे काम करते हैं कि भाई आपने देखा कि आपकी कुंडली के अंदर सूर्य बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन है, आपने जाके सीधा सूर्य बुध शुक्र के ऊपर वीडियो देख ली, एक हमारे इस पे देख ली, कहीं से और की पढ़ ली, तो आपने देखा कि भाई इसके अंदर तो देखा है कि ये कॉम्बिनेशन खराब होता है, इसके अंदर शुक्र डैमेज हो जाता है, मैरिड लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, तलाक वगैरह भी हो जाता है। मगर केवल एक वीडियो देख के फाइनल डिसीजन पर नहीं पहुंचना है, यहाँ पर आपने ये भी चेक करना है कि कोई कॉम्बिनेशन, कोई ग्रामर का रूल इसको सपोर्ट कर रहा है, तो उसको भी ध्यान में रखना है। जैसे अभी बात करी कि भाई केतु किसी का सेकंड नंबर साइन में हो या सेकंड हाउस में हो, तो वो शुक्र को सपोर्ट करेगा और चंद्रमा को खराब करेगा, चाहे चंद्रमा कुंडली में कितना ही अच्छा पावरफुल क्यों ना बैठा हो, उसके फलों को खराब करेगा, उसको थोड़ा सा कम करेगा, वीक करेगा। तो यहाँ पर आपने ये कॉम्बिनेशन तो देखा नहीं, सीधा सा समझ लिया, तो आप कहेंगे साहब 4 में तो मैच कर रहा है, 2 में मैच नहीं कर रहा है। भाई क्यों मैच नहीं कर रहा है, उसके पीछे उन बातों को भी समझिए। तो प्रॉपर अगर एस्ट्रोलॉजी को सीखना है, समझना है, तो जितनी हमारी वीडियोस हैं उसके अंदर हमने सभी में सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आप लोग घर बैठ के इन चीज़ों को समझ सकें, सीख सकें। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी आवश्यकता जीवन के अंदर हमेशा रहने वाली है। जब समय अच्छा चलता है तो हर व्यक्ति ये बोलता है कि सब कुछ बेकार की चीजें हैं, मगर जब समय अचानक खराब आता है और उसको लगता है कि सब कुछ तहस नहस हो गया, आज मैं आसमान से जमीन पे आ गया और अब करें तो क्या करें, तो फिर वो ज्योतिष की तरफ ध्यान जाता है। तो ध्यान तब क्यों भेज जाए, पहले ही आप इन चीजों को समझ के चले, ताकि आप कैलकुलेट कर पाए एडवांस में कि भविष्य में क्या कैसा रहने वाला है। तो अब पीछे हमने महादशा अंतरदशा सबको कैसे कैलकुलेट करना है सबकी बात करी है। तो आज हम चंद्रमा की बात कर रहे हैं। अब चंद्रमा कुंडली के 12 ही भाव में बैठा होने पर कैसे उसके रिजल्ट अच्छे लेने हैं उसकी बात हम कर रहे हैं। तो अगर किसी का चंद्रमा लगन में है फर्स्ट हाउस पे चंद्रमा नॉर्मली बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो घर है बाय डिफॉल्ट सूर्य और मंगल से कनेक्टेड है। क्योंकि काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग यह मेष राशि आती है और यहाँ पर सूर्य को उच्च का स्थान दिया गया है। बोथ आर द फ्रेंड ऑफ मून, तो ये सपोर्ट करते हैं चंद्रमा को यहाँ बैठने पर कि अपने घर में हमारा मित्र आ गया तो उसको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। मगर चंद्रमा फर्स्ट हाउस के क्या स्पेशलिटी है,
दीज पीपल आर वेरी क्लोज टू देयर मदर, अपनी माँ से बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, अटैच होते हैं। मदर से किसी न किसी बात पे झगड़ा भी होता रहता है। ऐसे जातक को जल्दी गले में इन्फेक्शन, कोल्ड, इस तरह के इशू परेशान करते हैं। अगर आपके बच्चे की कुंडली में है या आपकी कुंडली में है तो आप इन चीज़ों को चेक कीजिएगा कि जब भी कुछ भी हल्का सा ठंडा गर्म खा लिया, मौसम हल्का सा चेंज हुआ, तो इन लोगों को जल्दी परेशानी आती है। ऐसे ज़्यादातर नॉर्मली ग्रीन वेज खाना पसंद करते हैं, मगर इनको हरे रंग से दूरी बना के रखनी है। तो कई बार क्या होता है कि यहाँ पर छोटे छोटे से जो पॉइंट हैं वो लाइफ के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब आपके यहाँ बच्चा भी पैदा हुआ है, आपने कहा कि हमने कुछ जगह पढ़ा है कि बच्चे की कुंडली नहीं दिखानी चाहिए, कई जगह कहा कि नहीं सर दिखा सकते हैं, दिखानी चाहिए। अब दिखानी चाहिए या खुद देखनी चाहिए, यहाँ पर अब आपने देख लिया कि आपके बच्चे का मून फर्स्ट हाउस में है, तो उसके लिए हमें क्या प्रिकॉशन फॉलो करनी है। तो भाई ग्रीन कलर इसको अवॉइड करना है। बट होता क्या है कि जिसको जो काम अवॉइड करना होता है वही काम उसके जीवन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो नॉर्मली ऐसे बच्चे के पास हरे रंग के कपड़े ज़्यादा आएंगे। आप खुश हो रहे हैं कि हरे रंग के कपड़े गिफ्ट में ज़्यादा आ रहे हैं, मगर वो हरे रंग के कपड़े उसके लिए परेशानी देंगे, उसको हेल्थ इश्यू परेशान करेंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसके लाइफ में क्रिएट करके रखेंगे, उसके चंद्रमा को वीक करेंगे। तो ये बात जब समझ में आ गई तो हमने एक पॉइंट नोट कर लिया कि भाई बच्चे को ये कलर अवॉइड करके चलना है, बाकी सारे काम ठीक है। बच्चा जब बड़ा होगा तो क्या करना है। अब ऐसे बच्चे को अगर खुद को ये बात समझ में आ गई कि चंद्रमा फर्स्ट हाउस वाले के साथ क्या रहता है कि इसके पास कभी धन की कमी रहती नहीं है, पैसा कहीं ना कहीं से आता रहता है जब तक इनकी मदर जिंदा रहती है। मगर ऐसे जातक जितनी माँ की सेवा करेंगे, माँ ने कहा दिन तो दिन रात तो रात, अगर इस सिस्टम पे चलेंगे तो डेफिनेटली इनको सफलता बहुत ज़्यादा मिलने लगती है। तो ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए। ऐसे जातक को चांदी के बर्तनों में खाने पीने की चीज़ें, जैसे कि 5 बर्तन चांदी के अपने लिए अवश्य रखें, और वो भी अच्छा रहेगा कि माँ ही गिफ्ट कर दे और उनको आजीवन संभाल के रखें, उसी में खाना खाएं। तो ये चंद्रमा कितना भी किसी भी रूल से खराब हो रहा हो, ग्रेजुअली ठीक ही होता चला जाएगा। और चंद्रमा जीवन में खुशी है, प्रॉस्पेरिटी है, हैप्पीनेस है, लिक्विड कैश है, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। चंद्रमा फर्स्ट हाउस वाला व्यक्ति जो है, ऐसे व्यक्ति जितनी पढ़ाई उतनी कमाई, यानी जीवन में जितना पढ़ाई करेगा उतना ज्यादा वो धनवान बनता चला जाएगा। पढ़ाई पे लगाया गया पैसा कभी वेस्ट नहीं जाता, हमेशा रिटर्न जरूर देता है। यही चंद्रमा अगर कुंडली के सेकंड हाउस में हो तो ऐसे जातक के पास जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती, पैसा आता रहता है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। यहाँ पर चंद्रमा बाय डिफॉल्ट उच्च के होते हैं। अब आप कहेंगे बाय डिफॉल्ट का क्या मतलब है। नॉर्मली हम चंद्रमा को देख लिया कि सेकंड हाउस में है, मगर आप देखेंगे कि मेरा तो सिंह राशि में है या कर्क राशि में है या कन्या में है, किसी भी राशि में है, मगर वो वहां बाय डिफॉल्ट अपनी उच्च की राशि में बैठा है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग वहां सेकंड नंबर का साइन आता है। अब ऐसे जातक को किस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर शुक्र और बृहस्पति इन दोनों के कंट्रोल में आ गया। तो बृहस्पति फ्रेंड है ही है, और शुक्र भी चंद्रमा को अपना मित्र मानते हैं, इसलिए वैसे वहां पे उनको उच्च का स्थान दिया गया है। चंद्रमा और शुक्र का कनेक्शन क्या है भाई, पैसा आएगा तो वेल्थ क्रिएट होगी, जो वेल्थ क्रिएट होगी दैट इज वीनस। तो यहाँ पर चंद्रमा सेकंड हाउस में होने पर नॉर्मली ऐसे जातक अपर फ्लोर पर रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर पर रहते नहीं हैं। मगर इफ दे स्टे इन ग्राउंड फ्लोर द फाइनेंशियल ट्रबल डेफिनेटली विल कम। तो इनको कभी भी ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रहना चाहिए। और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा सेकंड हाउस में है और आप अपर फ्लोर पे रहते हैं, तो आप इसको टेस्ट करने के लिए 1 आध साल के लिए ग्राउंड फ्लोर पे शिफ्ट होकर देख लीजिएगा, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। और कभी रहे होंगे तो उसको भी आइडेंटिफाई कीजिएगा। मैंने तो 50 बार आइडेंटिफाई किया है अपने लोगों से, जब बात होती है कंसल्टेशन में या वैसे नॉर्मली, तो उन सब चीज़ों को टेस्ट किया है, 100% मैचिंग। इनके घर में भगवान शिव की मूर्ति, शंख, शिवलिंग, झूला, ये सब रखा मिल जाता है, जो कि कभी नहीं रखना चाहिए। खराब जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर, प्रेस, ये सब चीज़ें खराब
रखी होती हैं या अक्सर जल्दी खराब हो जाती हैं, ना खराब रखनी है, और अगर खराब हो जाए तो इमीडिएट ठीक करानी है। चंद्रमा कुंडली में कहीं भी हो, सभी कंडीशन में चंद्रमा माँ का कारक है, तो एवरीवन टेक केयर ऑफ देयर मदर ऑलवेज। माँ की जितनी सेवा करेंगे उतना ज़्यादा आप प्रॉस्पेरिटी पाएंगे, आपका पीस ऑफ माइंड बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज आपके पास पैसा आ गया तो सब कुछ भूल के अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, मगर अगर आप अपने पेरेंट्स की टेक केयर करते हैं तो जीवन में कभी आप बड़ा डाउनफॉल नहीं देखेंगे। कितनी भी खराब कुंडली लेके बैठे हों, मगर ग्रेजुअली एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि आप सफल अवश्य होंगे। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी द मून इज मदर, प्रॉस्पेरिटी, लिक्विड कैश एंड सुखों का देवता। तो सुख कैसे मिलेंगे? एंड जुपिटर इज द कारका ऑफ फादर। तो फादर जो हैं उनकी सेवा करने से क्या होगा? घर के बुजुर्ग हो गए, दैट इज जुपिटर। दादा, तो पिता दादा ये दोनों ही जुपिटर होते हैं। सन को जुपिटर फादर माना जाता है जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, मगर घर के बुजुर्ग जुपिटर होते हैं। तो जब तक ग्रैंडफादर जिंदा होते हैं दैट इज जुपिटर। उनकी डेथ के बाद आपके फादर जो हैं वो जुपिटर बन जाएंगे। तो आपने तो दोनों को ही टेक केयर करनी है। जितनी टेक केयर करेंगे जुपिटर अच्छा होता चला जाएगा। और जुपिटर क्या है? हमारी समाज में इज्जत, गुडविल एंड हमारी किस्मत। और लाल किताब में तो वैसे भी स्पेशली कहा गया है कि अकल और किस्मत का झगड़ा। तो ये वहां पे स्टार्टिंग में है, अगर आप लोगों के पास बुक होगी तो आपने देखा होगा। तो अकल और किस्मत के झगड़े से अगर बात की जाए तो अकल कहती है कि मैं बड़ी हूं, मैं अपनी अकल से जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकता हूं, अपनी मेहनत से सब कुछ प्राप्त कर सकता हूं। मगर बृहस्पति देव कहते हैं कि जो किस्मत में लिखा है उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, जितना मर्जी दिमाग लगा ले। तो ये अकल और किस्मत का झगड़ा है, और इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद लोगों के बीच में रहता है। तो कुछ लोग मेरे मन में रहता है कि साहब मेहनत करने से सब कुछ मिलेगा। हमारे फादर भी कहते थे कि साहब कर्म करो, ये ज्योतिष वोतिष में कुछ नहीं रखा है, और मेहनत करने से सफलता मिलती है। मगर मेहनत करवाता कौन है? मेहनत करवाते आपके प्लेनेट हैं। वो आपको ही सही डायरेक्शन देते हैं, गलत डायरेक्शन वही देते हैं। राहु 6th हाउस में है तो जहाँ तक के मित्र अच्छे नहीं होंगे जीवन में धोखा देंगे। ये बात क्यों कही गई है? कई वीडियो मैंने बताया है, और ये आप चेक करना, मैच करेगी। तो भाई आपके मित्र अच्छे नहीं होंगे, जीवन में धोखा नहीं देंगे, सोसाइटी गलत होगी, यानी कि लोगों के साथ गलत लोगों के साथ उठना बैठना होगा, जिसके कारण गलत डायरेक्शन में जाएंगे। तो प्लैनेट ही तो करवा रहे हैं कि जब आपके अच्छे होंगे तो आपके पास अच्छा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, आपके मन में अच्छे विचार आएंगे, आप अच्छे डायरेक्शन में जाएंगे। आप रास्ते में जा रहे हैं, आपके पास दो रास्ते आ रहे हैं, एक इधर जाने का एक इधर जाने का, और दोनों रास्ते जो हैं आपको इंडिकेशन दे रहे हैं कि साहब ये भी दिल्ली जाएगा, ये भी दिल्ली जाएगा। आप सोच रहे हैं इस पे जाएं इस पे जाएं, मगर आपका समय अच्छा होगा तो आप सही रास्ता पकड़ लेंगे। मन में अचानक विचार आएगा कि साहब ये रास्ता ठीक है, तो सही पे चले जाएंगे। समय खराब होगा तो यहाँ पर आप गलत रास्ता पकड़ लेंगे, वहां पे जाके हो सकता है आपको परेशानी का सामना करना पड़े, कोई लूट हो जाए, कुछ इस तरह की घटना घट जाए। तो ये सब के सब किस्मत का खेल है। तो किस्मत ही है, तो किस्मत को हमेशा साथ जरूर लेके चलना है, उसको कभी इग्नोर नहीं करना है। तो इसलिए कहा गया है कि माँ और पिता दोनों की सेवा अवश्य करें। कुंडली में सारे ही प्लैनेट आपके ग्रेजुअली ठीक हो जाएंगे, बाकी अदर प्लैनेट भी आपको परेशान नहीं करेंगे। चलिए, ये तो एक कॉमन सी बात है, सभी को पता है। अब चंद्रमा अगर 3rd हाउस में हो तब क्या करें? 3rd हाउस का चंद्रमा भी अच्छा माना जाता है। 3rd हाउस मंगल और बुध दोनों के कंट्रोल में रहता है, क्योंकि तीसरा घर है। कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग 3 नंबर की राशि यानी कि मिथुन राशि आती है। चंद्रमा की जो है मंगल के साथ जो मित्रता है, मंगल का विशेष कंट्रोल रहता है 3rd हाउस पे, बुध का नहीं रहता। और मंगल और बुध आपस में एनिमी हैं, तो मंगल क्योंकि कारक हैं तो वो कंट्रोल ज्यादा रखते हैं, बुध को वहां पे चलने नहीं देते। तो बुध इसी वजह से 3rd हाउस का नेचुरल कारक होते हुए भी खराब माना गया है, और मंगल को वहां पे शुभ माना गया है। चंद्रमा जाके बैठ जाएंगे तो मंगल का सपोर्ट से वो यहाँ पर अच्छे माने जाएंगे, क्योंकि चलती तो मंगल की है। मगर अगर आप किसी के घर में बैठे हैं और वहां पर
दो लोगों का कंट्रोल है और दोनों का ही सपोर्ट आपको मिल जाए तो आपको सारे के सारे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, सारे तरह का ऐशोआराम मिलेगा। तो यहाँ पर चंद्रमा थर्ड हाउस के समय दुर्गा चालीसा का पाठ ऐसे व्यक्ति को सदैव करते रहना चाहिए। ये चंद्रमा अच्छा हो या खराब हो, ग्रेजुअली ठीक होता चला जाएगा। अच्छे खराब की बात हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अगर आपका किसी का चंद्रमा किसी भी हाउस में प्लेस है या कोई भी प्लैनेट जिस हाउस में प्लेस है, आप उस पर्टिकुलर हाउस से कनेक्टेड वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाएंगे, सन इन ऑल हाउसेस, आपका मून इन ऑल हाउसेस, इस तरह सभी प्लैनेट्स के ऊपर है। तो वहां पर हर इंडिविजुअल हाउस के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं कि आपका मून फोर्थ हाउस में है तो वो अच्छी कंडीशन में है या खराब कंडीशन में है, और दोनों कंडीशन में क्या उपाय हमें करने हैं। तो वहां पे काफी डिटेल में है उपाय और प्रिकॉशन। जब दोनों की बात करते हैं तो ये काफी लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाती है पर्टिकुलर हाउस के अकॉर्डिंग। उसकी बात भी आगे करेंगे मगर अभी हमारा ये था कि शॉर्टकट में आपके पास एक व्यू क्लियर हो जाए कि भाई हमारी कुंडली में नो प्लैनेट को कैसे ठीक रखना है आजीवन, या अपने बच्चों के कैसे ठीक रखने हैं। तो उसके हम लिस्ट बना के ये चीजें उनकी लाइफ में अप्लाई कर दें। मून फोर्थ हाउस में अगर किसी का प्लेस्ड है तो एक्सट्रीमली गुड। क्यों? क्योंकि फोर्थ हाउस में अकॉर्डिंग टू कालपुरुष कुंडली यहाँ पर कर्क राशि आती है, यानी कि ऑनर भी क्या हो गए, मून ही हो गए, और इस घर के कारक भी मून ही हो गए। तो यहाँ पर दोनों तरह से ऑनर और कारक मून कहलाएंगे। मून फोर्थ हाउस वाले की क्या खास बात रहती है कि ऐसे बच्चे जो हैं अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने वाले, माता से अटैच होते हैं पर माँ से झगड़ा भी होता रहता है। ऐसे बच्चे को सामान लाने के लिए बाहर भेजे तो ज़्यादा क्वांटिटी में लेके आते हैं, एक्सपेंसिव इन नेचर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि दे शुड एक्सपेंस, इफ दे एक्सपेंस द मनी विल कम मोर, पैसा और आएगा। तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति को खर्च करते समय ज़्यादा सोचना विचारना चाहिए नहीं। अगर ऐसे व्यक्ति अपना महीने का हिसाब किताब लिखना शुरू कर दें कि रजिस्टर बना के सब कुछ लिखेंगे, कहाँ खर्चा हो रहा है, कहाँ जा रहा है, कुछ पता ही नहीं लग रहा, तो पीछे से पैसा आना भी कम हो जाता है, और ये प्रैक्टिकली टेस्टेड है। तो मून फोर्थ हाउस वाले खूब दबा के खर्च करें, लाइफ को एंजॉय करें, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, माँ की सेवा करें यही इनके लिए सबसे अच्छा है। यहाँ भी एजुकेशन पे लगाया गया पैसा कभी वेस्ट नहीं। हालांकि एजुकेशन पे लगाया गया पैसा कब बेनिफिट देता है, कब बेनिफिट नहीं देता है, इसकी हमने एक स्पेशल वीडियो बना के बात पीछे की थी कि चंद्रमा कुंडली के 12 ही घरों में कहीं भी प्लेस्ड हो तो कब एजुकेशन आपको फायदा करेगी और कब नहीं करेगी। आगे अगर आपको नहीं मिल रही है वीडियो या हो सकता है किसी कारण से, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो आगे जो है इसको नई तरीके से दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे आने वाली वीडियोस में ना एक आपको नॉर्मली क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी का प्रयोग हम क्या करते हैं कि भाई लाइफ में कैसा क्या रहेगा, शादी कब होगी, कैसी रहेगी, बच्चे कितने होंगे, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, अपने कैरियर, हेल्थ, इन सब चीज़ों के बारे में चिंतित रहते हैं। तो शादी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि शादी आदमी के लगभग मैक्सिमम पार्ट को कवर करती है। 25-26 साल की उम्र में, 27 साल की उम्र में लगभग शादी हो जाती है, और उसके बाद 50 साल का पीरियड एक अपने लाइफ पार्टनर के साथ स्पेंड होता है। तो वो अगर पार्ट ठीक हो, मैरिड लाइफ वाला, तो आपके जितने भी चैलेंजेस हो आप उसको ईजिली मैनेज कर सकते हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलके। मगर पता लगा कि बाहर भी चैलेंजेस हैं, घर पे आए तो घर पे उससे ज़्यादा हैं, तो ऐसे में स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो यहाँ पर शादी करते समय देखो बाय डिफॉल्ट आपके जो खराब या अच्छे कॉम्बिनेशन बने हैं, मगर उनके रिजल्ट अच्छे को भी हम कई बार खराब कर लेते हैं और खराब के रिजल्ट को और ज़्यादा खराब कर लेते हैं। तो उसमें भी हमें ये पता होना चाहिए कि शादी किस वर्ष में करनी चाहिए या किस वर्ष में नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर प्लेनेट की पोजीशन के अकॉर्डिंग कुछ स्पेशल रूल हैं, उसकी बात शायद हमने पीछे की थी। अगर नहीं की थी तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, उसको आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे कि आपके पास लिस्ट होगी कि भाई मून इस हाउस में है तो शादी इससे इस वर्ष में ना करें, सैटर्न इस हाउस में है तो इस वर्ष के बाद ही शादी करें,
शुक्र इस हाउस में है तो लव मैरिज ना करें। तो ये सारे पॉइंट हमें टिप्स पे होने चाहिए ताकि हम सबको सजेस्ट कर सकें, खुद भी इन बातों को समझ सकें। अब चंद्रमा अगर कुंडली के 5वें घर में है, 5th हाउस में है, दैट इज गुड। 5वां घर किसका है? सूर्य का। वहां पे चंद्रमा को डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मगर चंद्रमा 5th हाउस में करेगा क्या? 5th हाउस का चंद्रमा जो है, ऐसे जातक को अपनी संतान की चिंता जरूर से ज्यादा सताती है। ये अपने बच्चों के पीछे पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा पड़े रहते हैं। इनके बच्चे ये कह लीजिए इनसे परेशान रहते हैं कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। ऐसे बच्चे जो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जिसके चंद्रमा 5th हाउस में हो, इनको गवर्नमेंट से अच्छा सपोर्ट मिलता है तो इनको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहिए, गवर्नमेंट से मिलकर काम करना चाहिए, व्यापार को अवॉइड करना चाहिए। अगर कुंडली के अंदर कोई बहुत स्ट्रांग योग बने हुए हैं व्यापार के तो ही व्यापार को कंसिडर करना चाहिए, अदरवाइज व्यापार को अवॉइड करना चाहिए। इनको 5th हाउस के चंद्रमा जो नॉर्मली बहुत अच्छे माने जाते हैं, उनके शुभ फल प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? शिव चालीसा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। यही चंद्रमा 6th हाउस में हो तो 6th हाउस के अंदर चंद्रमा का प्लेसमेंट अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि अभी हमने बात करी 1 से लेकर 5th हाउस तक के बारे में, तो ये पांचों के पांचों घरों में चंद्रमा का प्लेसमेंट अच्छा माना गया है। मगर 6th हाउस में चंद्रमा का प्लेसमेंट अच्छा नहीं माना गया है। हालांकि यहां भी वो शुभ रिजल्ट दे सकता है। तो वो सारी बातें हमने चंद्रमा 6th हाउस की वीडियो में कर रखी है कि शुभ या अशुभ स्थिति को कैसे पहचाने। अब चंद्रमा 6th हाउस में हो तो मेंटल स्ट्रेस देता है, दिमागी बीमारी देता है, कई बार सर्जरी या ऑपरेशन करा देता है। 6th हाउस का चंद्रमा एजुकेशन में प्रॉब्लम रही भी मगर अटक अटक के पूरी हो जाती है। 6th हाउस का चंद्रमा जब होता है तो इनकी एक विशेष बात इनके अंदर होती है कि ऐसे व्यक्ति किसी बीमार व्यक्ति को अगर पानी पिला दें तो उनको बड़ी जल्दी आराम आ जाता है। तो आपके परिवार में अगर किसी के 6th हाउस में मून है तो उसको ये काम करना चाहिए। 6th हाउस के चंद्रमा वाले डॉक्टरी के प्रोफेशन में चले जाएं तो वहां पे इनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि इनके द्वारा दी गई कोई भी चीज से सामने वाले को आराम आ जाता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि बहुत बड़े डॉक्टर की दवा से आराम नहीं आता, मगर गली मोहल्ले के छोटे मोटे डॉक्टर जो है उसकी दवा लग जाती है, उसके पास भीड़ लगी रहती है। तो ऐसे में मून 6th हाउस की स्पेशलिटी होती है। केवल इनको किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इनको कभी भी आम लोगों के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। जैसे गर्मियों के अंदर प्याऊ वगैरह का व्यवस्था होती है तो उसमें आपने पानी, शरबत, चीनी वगैरह इनका डोनेशन नहीं देना, पैसा नहीं देना। इन बातों का ध्यान रखें। ये किसी अस्पताल के अंदर पानी की व्यवस्था हैंडपंप वगैरह लगवा के या वाटर कूलर लगवा के कर सकते हैं, वो इनके लिए काफ़ी फायदा है। शमशान भूमि में कर दें वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। मगर ये लोगों के लिए, आम साधारण लोगों के लिए पानी की कोई व्यवस्था कर दें। मैंने एक केस देखा था तो उस व्यक्ति ने के पास बहुत जमीन जायदाद थी और उस बेचारे को पता ही नहीं था, तो उसने लोगों के भला करने के लिए एक जो है कुआं खुदवा दिया और पूरा का पूरा गांव वहां से पानी लेने लगा। ग्रेजुअली उसकी मतलब कई एकड़ उसके पास जमीन थी और बहुत बड़ा जमींदारा था। ग्रेजुअली जैसे जैसे वहां से लोग बाग पानी का सेवन करते रहे, ग्रेजुअली समय के साथ उसका जो है सब कुछ खत्म होता चला गया। तो एक बार उनका फोन आया, मैं उन व्यक्ति को अब जानता तो नहीं है क्योंकि फोन आता है बात खत्म। तो तब उन्होंने बताया, कह रहे सर आप वीडियो में देखा था मून 6th हाउस की और जैसी बात वहां बताई गई थी वो परफेक्टली मैच कर रही थी, तो इसी वजह से मैं आपसे बात कर रहा था कि अब क्या करें। मैंने कहा उसे बंद करवा दो। कह रहे जी वो तो पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा कराना तो पड़ेगा। अब पॉसिबल नहीं है तो आप इतने शमशान भूमि में या अस्पताल के अंदर वहां व्यवस्था कराओ, फिलहाल कुछ तो कराओ। तो एक खराब काम कर दिया दूसरा अच्छा भी कर लो। तो हालांकि ये बातें सुनने में बड़ी अजीब सी लगती है कि भाई ये तो एक पुण्य का काम था, मगर यहाँ पर यही लाल किताब की स्पेशलिटी है जो चीजों को पॉइंट से पकड़ के, और आप किसी बात को विश्वास आंख बंद करके ना करें। बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप देखें, देखने के बाद नोट्स बनाएं
कि कहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिली, फिर उनको प्रैक्टिकली टेस्ट करें। क्योंकि एक बार आप गलत इन्फॉर्मेशन के साथ चलते चले गए तो उससे क्या होगा कि आपका समय खराब होगा और आप आगे दूसरों को भी मिसगाइड करेंगे। मगर आप अगर सही ट्रैक पे चल रहे हैं तो उससे क्या होगा कि आप जितने लोगों को एक बात कहेंगे वो हमेशा मैच करेगी, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप प्रोफेशनली भी इन चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं। मून 6 हाउस वालों को खरगोश पालना चाहिए, मगर आज के समय में खरगोश पालना हर जगह पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में व्हाइट सैरेमिक खरगोश अपने घर के अंदर उत्तर दिशा में रखें। नॉर्मली अगर आप खरगोश पालते भी हैं तो भी उसको उत्तर दिशा की तरफ उसके रहने का स्थान रखें, तो ये बहुत अच्छे शुभ परिणाम देता है। क्योंकि 6th हाउस से मून जो है कहीं ना कहीं केतु को खराब करता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इस घर के कारक केतु हैं और मून इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ केतु। तो केतु क्या है? औलाद का कारक। तो औलाद संबंधित परेशानी ऐसे जातक को जीवन में आती है। रात्रि के समय दूध का सेवन ना करें। अपनी नानी या दादी से चांदी की कोई वस्तु गिफ्ट लेकर सदैव अपने पास रखें। 7th हाउस में अगर ये मून है तो 7th हाउस का मून नॉर्मली अगर अच्छा है तो ऐसे जातक का भाग्य उदय विवाह के बाद अवश्य होता है। ऐसे जातक ज्योतिष के माध्यम से अच्छा पैसा कमा सकते हैं और जब ये बड़े हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ज्योतिष के प्रति इनका इंटरेस्ट स्वाभाविक ही क्रिएट होता है आकर्षित होता है। तो इनको जो है मून 7th हाउस वालों के साथ प्रॉब्लम क्या रहती है? शुक्र का घर है तो शुक्र चंद्र का इंटरेक्टली कनेक्शन हो गया तो जातक की मदर और वाइफ की थोड़ा बनती नहीं है, ये इनके यहाँ समस्या रहती है। आफ्टर मैरिज हस्बैंड वाइफ या मदर दोनों में से किसी के हेल्थ इश्यू भी कई बार परेशान करते हैं। तो गले में चांदी की चैन पहने, ससुराल से शादी के समय 50 ग्राम चांदी की ईंट लेके रखें, माँ की सेवा करें। तो ये सारे कार्य करने से ये मून जो है ग्रेजुअली ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। मून 8th हाउस में अगर आपका प्लेस्ड है तब ऐसे जातक की मदर के लाइफ में काफी ज्यादा चैलेंजेस रहते हैं और जातक की एजुकेशन में या तो कोई ब्रेक आता है या सब्जेक्ट चेंज होता है। ऐसे जातक 24 साल की आयु तक जो पढ़ाई करते हैं जीवन में काम नहीं आती, उसके बाद जो पढ़ाई करते हैं वो जीवन में काम अवश्य आती है। प्रैक्टिकली ट्रस्टेड है, चेक कीजिएगा, उसके बाद बताइएगा। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए? तो इन लोगों को वही रात के समय दूध का सेवन नहीं करना। दूसरा, ऐसे बच्चे की या तो एजुकेशन बहुत बढ़िया रहती है, अगर एजुकेशन अच्छी रहती है तो मदर की हेल्थ इशू परेशान करते हैं, मदर की हेल्थ अच्छी रहती है तो एजुकेशन में परेशानी आ जाती है। ऐसे बच्चे माँ के साथ रहते हैं, जितनी सेवा करते हैं मदर के हेल्थ इशू बढ़ते चले जाते हैं। तो नॉर्मली जो लोग एस्ट्रोलॉजर मैंने देखे हैं जिनके मून 8th हाउस में था, तो उनको ये बात जब समझ में आई तो वो अपनी मदर से दूर चले गए। देन उन्होंने पाया कि कहीं ना कहीं उनकी मदर के हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो गई, जो काफ़ी टाइम से परेशानी कर रही थी। है बात बड़ी अजीब सी, मगर ये प्रैक्टिकली टेस्टेड है। तो कोई भी बात ऐसी नहीं है कि किताब में से पढ़ी और आपको बता दी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या यहाँ पे बात कही कि 24 साल की आयु तक जो पढ़ाई करते हैं जीवन में काम नहीं आती। तो बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि बीटेक एमबीए वगैरह कुछ भी करके बैठ गए, मगर 24 साल से पहले हो गई, तो जिसकी वजह से उनकी कुंडली में बहुत अच्छे योग थे पैसा कमाने के, मगर वो अपना कैरियर ही स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे। एक आदमी स्टार्ट किया भी तो उसके बाद छोड़ के बैठ गए कि उनको वहां पे कंफर्टेबल फील नहीं हुआ। तो यहाँ पर उनके लिए क्या एडवाइस थी कि अपनी एजुकेशन को ऐसे प्लान करें कि जो 24 वर्ष की आयु पूरा होने के बाद ही कंप्लीट हो। इसी प्रकार मून 9th हाउस में तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, बृहस्पति का घर है, बृहस्पति का पूरा कंट्रोल इस घर पे है, क्योंकि ऑनर भी हैं और कारक भी हैं। कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग 9 नंबर की राशि आती है। चंद्रमा यहाँ बहुत अच्छे माने जाते हैं, मगर ऐसे व्यक्ति का मन हमेशा किसी न किसी कारण चिंतित परेशान रहता है। ये फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई होता है, 24 साल की आयु तक जो पढ़ाई करते हैं जीवन में काम नहीं आती वाला। तो सेम वही पढ़ाई को 24 साल के बाद तक लेके चलें, तभी इनको कैरियर अच्छा चलता है, बढ़िया रहता है। दूसरा, गंगा जल डेली अपने ऊपर छिड़कते रहें। तो यहाँ पर अगर आपके बच्चे के हैं तो आपने बचपन से स्टार्ट कर दिया गंगा जल छिड़कना उसके ऊपर। जहां वो 10-15 साल का हुआ तो आपने उसकी अलमारी के अंदर एक गोल्ड का सिल्वर का स्क्वायर पीस उसको पीले कपड़े में लपेट कर अलमारी के लॉकर में सोमवार के दिन रख दिया आजीवन भर के लिए। तो
तो ये मून आपका ग्रेजुअली ठीक होता चला गया, खराब था तब भी ठीक होता चला गया, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, बहुत धन इत्यादि पैसा देगा। ऐसे व्यक्ति का मून अगर 9th हाउस में अच्छा तो मैथमेटिक्स बड़ा अच्छा होता है। यही मून 10th हाउस में हो तब क्या करेगा? 10th हाउस किसका है? शनि का है। मून यहाँ पर नॉर्मली अच्छा नहीं माना गया है। ऐसे जातक जो हैं अगर लिक्विड मेडिसिन या लिक्विड चीज़ों का काम करते हैं तो उनको नुकसान उठाना पड़ता है, और डॉक्टरी के प्रोफेशन में जाते हैं तो अपयश का सामना करना पड़ता है। सर्जन वगैरह बन सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। ऐसे जातक को क्या करना चाहिए? रात के समय दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। दूध से बनी सफेद रंग की मिठाइयों का सेवन या चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। दही पनीर खा सकते हैं, ये ध्यान रखें। लोग कंफ्यूज होते हैं साहब दही पनीर खाएं या ना खाएं। 10th हाउस में मून हो तो जातक की मदर की आई रिलेटेड, आंखों से संबंधित या घुटने पैरों से संबंधित या स्टमक रिलेटेड सर्जरी वगैरह अवश्य होती है। ऐसे जातक को क्या करना चाहिए? एक कांच का बर्तन ले, बड़ा सा, जैसे कि डाबर की शीशी आती है शहद की 1 लीटर की, उसमें गंगा जल भर के चांदी का स्क्वायर पीस डाल के बंद करके सदैव के लिए अपने पूजा स्थान में रख दें। साल 2 साल में उसको ढक्कन खोल के चेक करते रहें कि गंगा जल अगर कम होने लगे तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल और डाल दें बस, और फिर बंद करके रख दें। तो ये काम अवश्य रखें। 11th हाउस में मून हो तो इनको क्या करना चाहिए? वही रात के समय दूध का सेवन नहीं करना है, क्योंकि वो भी सटन का घर है, कुंभ राशि आती है। ऐसे जातक माँ से क्लोज होते हैं, माँ से झगड़ा भी होता है। ऐसे जातक के जब औलाद हो तो उसकी मदर को 43 डेज के लिए दूर रखना चाहिए। ये बात मैंने मून 11th हाउस पे, तो जिनके हो तो वो जाके जरूर समझ लेना। मून यहाँ पर मैं सबसे ज्यादा खराब क्यों मानता हूं? क्योंकि दीज पीपल आर वेरी इमोशनल, बहुत भावुक होते हैं, किसी का दुख देख नहीं पाते, दूसरे का दुख देख कर खुद दुखी हो जाते हैं। तो ये खुद इसी कारण से दुखी रहते हैं कि कोई ना कोई दुखिया तो इनको दिखता रहता ही है, और बिना बात पे ये मन से परेशान हो जाते हैं। किसी का दूसरों का दुख देख के अपने काम भूल के दूसरों के चक्कर में लग जाना, ये इनके साथ सबसे बड़ी समस्या रहती है। तो इनको रात के समय दूध का सेवन बिल्कुल ना करें। हालांकि मून 11th हाउस, मून 9th हाउस, मून 6th हाउस, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अरबपति योगा की खराब चंद्रमा कब कुंडली में अरबपति बनाता है, तो वो वीडियो जरूर देख लेना। वरना 6th हाउस मून वाले या 11th हाउस मून वाले कहेंगे कि साहब हम तो बहुत ज्यादा खराब है, हमारा मून तो अच्छा नहीं है, मगर ऐसा नहीं है। उस वीडियो ने बताया था कि खराब चंद्रमा जातक को अरबपति, करोड़पति की बात नहीं हो रही, अरबपति कैसे बनाता है। 12th हाउस में अगर मून हो तो ऐसे जातक अपने जन्म स्थान से पढ़ाई के लिए दूर जाते हैं, नॉर्मली अपर फ्लोर पे रहते हैं। मगर इनको क्या करना है? अपर फ्लोर पे रहना है। दूसरा, साधु फकीर सन्यासी को किसी प्रकार का कोई डोनेशन कभी नहीं देना। अच्छा, जो काम नहीं करने होते, देखा क्या जाता है कि व्यक्ति जीवन में वही काम करता मिलता है, ये काम नहीं करने। तो ये बातें छोटी छोटी सी अगर हमें स्टार्टिंग से पता हो, क्योंकि जब बात होती है कि भाई उनको कहा जाता है कि साहब ये काम नहीं करने, ये काम तो मैं बहुत ज्यादा करता हूं, तो वही कहते हैं कि ये काम तो मैं सबसे ज्यादा करता हूं। तो परेशानी का कारण तो आधा खुद ही हमने क्रिएट किया हुआ है। हम केवल अगर इन चीजों को फॉलो करें आजीवन, तो भी हम बहुत बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। हालांकि वर्षफल की अपनी ही स्पेशल कहानी है। तो वर्षफल तो वर्षफल ही है। तो यहाँ पर कुंडली कितनी भी अच्छी हो खराब हो, मगर ये साल कैसा जाएगा, दैट इज वर्षफल। तो मून 12th हाउस वालों को और क्या करना चाहिए? बरसात का पानी सदैव अपने घर की छत पर ओपन टू स्काई खुला रखें, हमेशा भर के रखें। तो उसके लिए 4-5 कंटेनर लगा दें जब बारिश आए, और उसके बाद सारे कंटेनर का पानी एक कंटेनर में शिफ्ट करके उसको रख दें, ताकि वो 2-4-6 महीने चल जाए। इतने में दोबारा बारिश आ जाती है। मून 12th हाउस वालों को कभी किसी बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसा नहीं देना चाहिए, और साथ ही किसी प्रकार के कोई एजुकेशन सेंटर में काम नहीं करना चाहिए, एजुकेशन के काम नहीं करने चाहिए, जैसे कि स्कूल खोलना या कोचिंग सेंटर खोलना, उसमें इनको परेशानी ही मिलती है। तो ये छोटी छोटी बातें लाइफ के अंदर बहुत बड़ा हमारे रोल प्ले करती हैं। तो चीज़ों को ध्यान से समझिए, और मेरा प्रयास ये है कि आप एक शॉर्ट पीरियड में अपनी कुंडली को समझना सीख पाएं, अपनी कुंडली को ठीक करना सीख पाएं कि लगन कुंडली को कैसे दुरुस्त करना है, ठीक करना है, और वर्ष फल को कैसे लेके चलना है। तो इन सबको हम बड़े एक शॉर्ट पीरियड के अंदर
सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आज हमने 6 प्लैनेट की बात करी है, चंद्रमा के बारे में। अब जो 3 बचे हैं उनकी बात करेंगे। अच्छा, अभी हमने पोस्ट डालना स्टार्ट किया है। पोस्ट डालने का पर्पस क्या था कि आप लोगों को जो चीज़ें बताई जा रही हैं, जिससे कि आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उन चीज़ों को रिवीजन कैसे किया जाए। क्योंकि चीज़ें कई बार क्या होता है कि किसी को जल्दी याद हो जाती है, किसी को देर से होती हैं, मगर वही चीज़ें जब आपके सामने क्वेश्चंस के रूप में सामने आती रहें तो आपको वो जल्दी क्लिक करती हैं। तो अभी हमने पोस्ट डालना स्टार्ट किया है कि जितनी जानकारी अब तक दी गई है उनके बिहाफ पर आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन का आंसर देने पर आपको वो चीज़ें दिमाग में डेफिनेटली सेट होंगी। तो उन पोस्ट पे अपना रिप्लाई जरूर करें। तो इसी प्रकार चीज़ों को ध्यान से समझें, लाइफ को ठीक रखें, ईश्वर का नाम लें और लोगों का भला करें।